द 10 परफेक्शंस में अब तक हमने यानी 10 पारमिताओं में अब तक हमने जो बात की है उसमें हमने दान पर बात की, दान पारमिता, शील पारमिता, नैष्क्रम्य पारमिता और चौथा प्रज्ञा पारमिता। प्रज्ञा पारमिता में हमने पहले पार्ट में कल बात करी थी सम्यक दृष्टि पर। सम्यक दृष्टि को हमने थोड़ा बहुत समझा था। आज हम सम्यक दृष्टि पर थोड़ा और विचार करते हैं। सम्यक दृष्टि को प्रज्ञा का आधार माना गया है। प्रज्ञा के दो पार्ट हैं, प्रज्ञा के दो भाग हैं, सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प। सम्यक दृष्टि में हमने कल थोड़ी बात करी थी जिसमें हमने सम्यक दृष्टि को समझा था कि कैसे सम्यक दृष्टि पैदा होती है और सम्यक दृष्टि के बाद कैसे मनुष्य के अंदर परिवर्तन आते हैं और सम्यक दृष्टि पैदा नहीं होने के कारण क्या हैं, इस पर भी हमने बात करी थी कि सम्यक दृष्टि नहीं खुलने के कारण है कि हमारे अंतर मन में चल रहे लगातार विचार, भूत और भविष्य की घटनाओं के प्रति हमारे लगातार विचारों का जो जमघट है उससे सम्यक दृष्टि खुल नहीं पाती और हम उन बातों को जिनको हम सुख समझते हैं और पा लेना चाहते हैं, पाकर पता चलता है कि वह तो दुख का कारण बन गए, जिसके वजह से हम और भी ज्यादा प्रमाद में चले जाते हैं और एक विशियस साइकिल में फंस जाते हैं, एक ऐसा दुष्चक्र जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है। सम्यक दृष्टि को ही आज हम फिर थोड़ी बात करते हैं कि सम्यक दृष्टि को जैसे प्रज्ञा का आधार माना गया है, इसी से मनुष्य के अंदर अंतर्ज्ञान पैदा होता है, उसके अंदर सोचने और समझने की अंतर्दृष्टि खुल जाती है। वह जगत को फिर ऐसे नहीं देखता जैसे अभी हम अपने स्वार्थवश पसंद या नापसंद से देखते हैं, बल्कि वह उस गहराई से, उस अंतरांक से देखता है जहां घटना मूल रूप से घट रही है। सम्यक दृष्टि ऐसे ही है जैसे मैग्नीफाइड ग्लास होता है। आपने मैग्नीफाइड ग्लास का कभी उपयोग किया हो या कभी देखा हो तो उसमें अगर हम उसको सूरज की रोशनी की तरफ, सूरज की किरण की तरफ अगर उसको थोड़ा स्थिर करें तो सूरज की किरणों को वह एक पॉइंट पर समस्त ऊर्जा को स्थिर कर देता है और एक आग पैदा हो जाती है। वैसे जब आप सूरज की किरणों के साथ हो तो आप जलते नहीं, मगर एक केंद्र पर एकत्रित की गई ऊर्जा से आप तुरंत जलने लगते हो। वह जला देती है, वस्तुओं को जला देती है, आप धुआं उठता हुआ देख सकते हैं। इसी तरह मैग्नीफाइड ग्लास की तरह सम्यक दृष्टि होती है जो बहुत गहरे में बहुत ही पैनेपन लिए हुए होती है, जिससे चीजें स्पष्ट दिखाई देती हैं। अब सोचो कि बुद्ध की सम्यक दृष्टि कैसी रही होगी जब उन्होंने पहली बार वृद्ध देखा, पहली बार कोई बीमार देखा और पहली बार कोई मृतक देखा, जबकि अभी उन्होंने अभ्यास शुरू करना है, अभी वो उन्होंने घर नहीं छोड़ा, उससे पहले की यह घटना है। तो इतनी सम्यक दृष्टि उनके अंदर पहले से ही थी, इसीलिए वह बुद्ध पुरुष थे, इसीलिए वह विलक्षण थे। उनमें और एक साधारण व्यक्ति में यही फर्क है कि उन्होंने इतना दृढ़ संकल्प वह ले सके। और निष्क्रम्य पारमिता में हमने जैसे बात की थी कि उन्होंने महाविनिष्क्रमण किया, उन्होंने एक ऐसा महान त्याग किया जिसको एक साधारण मनुष्य सोच भी नहीं सकता, सपनों में भी नहीं सोच सकता। यही सम्यक दृष्टि के परिणाम है। और इसी प्रकार जब सम्यक दृष्टि से हम जगत को देखते हैं, जगत के कार्यकलापों को देखते हैं, तो उनकी वास्तविकता हमें दिखाई देती है। हमें अनित्य अनित्य जैसा दिखाई देता है, हमें नित्य नित्य जैसा दिखाई देता है, और उनमें लिप्त होने के बजाय हम उनको उनकी वास्तविकता से देखते हैं। जैसे जैसे आप निर्लेप रहने लगते हैं, वैसे वैसे आप स्वतः ही कार्मिक बंधनों से छूटने लगते हैं। इसीलिए हमेशा ही सम्यक दृष्टि से देखना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। यह भी एक प्रकार की
प्रैक्टिस है, अभ्यास है कि जब भी वस्तुओं को देखा जाए, जब भी घटनाओं को देखा जाए, जब भी व्यक्तियों को, विचारों को, जब भी किसी दृश्य को देखा जाए तो उसको सम्यक दृष्टि से देखने की कोशिश करें। सम्यक दृष्टि से देखने के बाद हमें बड़ी हैरानी होगी कि अब हम चीजों को अपने पसंद और नापसंद से नहीं देखते, अपने स्वार्थ और अपने निस्वार्थ से नहीं देखते, बल्कि तटस्थ होकर देखते हैं। इसीलिए सम्यक दृष्टि के अभ्यास के लिए हमें थोड़ा रुक कर देखना होता है। और जैसे जैसे हमारे अंदर प्रज्ञा की किरण, हल्की सी रोशनी पड़ने लगती है, तो हम पाते हैं कि हमारे जीवन में बदलाव शुरू हो गया। अब हम चीजों को, वस्तुओं को, घटनाओं को थोड़ा सा विचार करके देखते हैं। उन घटनाओं पर, उन वस्तुओं पर, उन व्यक्तियों पर, उन विचारों पर तुरंत अपना निर्णय नहीं देते। थोड़ा रुककर उनको जांच परख कर, अच्छी तरह से देखकर, भालकर अपना एक निर्णय देते हैं। इसीलिए इसी को मैच्योरिटी कहते हैं। आपने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति मैच्योर होने लगता है तो कहते हैं कि यह अब इसके अंदर थोड़ी सी समझ पैदा होने लगी, इसने अब दुनिया देख ली है। जब बच्चा पढ़ाई कर लेता है, पढ़ाई करने के बाद कहीं जॉब करने लगता है, अपने काम खुद करने लगता है, घर से बाहर रहने लगता है, तो उसके अंदर एक मैच्योरिटी आती है। उसको समझ आती है कि जो अब तक वह उसको सब कुछ कराया मिल रहा था, अब उसको करना पड़ रहा है, तो एक मैच्योरिटी आती है, एक अंडरस्टैंडिंग जगती है। इसी तरह, यह तो संसार की बात हो गई। इसी तरह जब हम अभ्यास करते हैं सम्यक दृष्टि का, सम्यक संकल्प का, प्रज्ञा को जगाने का, आनापान स्मृति से और विपस्सना से, तब हमें आभास होता है कि किस तरह से यह जीवन चल रहा है, किस तरह से हमें अपने जीवन को बदलना है। उस एहसास में हमारे अंदर प्रज्ञा का जन्म होता है। प्रज्ञा को हम तीन प्रकार से, मोटे तौर पर तीन प्रकार से देखते हैं कि एक प्रज्ञा है जो हमें दूसरों से सुनी हुई, सीखी हुई बातों से पता चलती है। जैसे हमने कोई ग्रंथ पढ़ा, कोई धर्म उपदेश सुना, तो उससे हमारे अंदर एक अंडरस्टैंडिंग पैदा हुई, एक विचार पैदा हुआ। अधिकतर लोग धार्मिक अंधविश्वास, डर, परंपरा, राग आदि के कारण ऐसी प्रज्ञा को स्वीकार करके स्वयं को प्रज्ञाशील कहने लगते हैं। लेकिन यह प्रज्ञा उस व्यक्ति का अपना अनुभव नहीं है, इसीलिए इसको श्रुतमयी प्रज्ञा कहते हैं। यानी वह प्रज्ञा, वह विचार, वह जागृति जो सुनकर प्राप्त की गई है। ज्यादातर समाज में इसी तरह से सुनी सुनाई बातों पर हम अपने को गुणी और ज्ञानी समझने लगते हैं। लेकिन यह गुणी और ज्ञानी होना हमारा अपना अनुभव नहीं है। हमने ज्यादातर उन बातों को कहीं धर्म ग्रंथों में पढ़ा है या कहीं धर्म उपदेशों में सुना है, हम उसको वैसे ही मान लेते हैं। तो इसको कहते हैं श्रुतमयी प्रज्ञा। दूसरी प्रज्ञा होती है चिंतनमयी प्रज्ञा। चिंतनमयी प्रज्ञा ग्रंथों को पढ़कर, धार्मिक उपदेशों को सुनकर एक चिंतन पैदा होता है। हम आंख बंद करके उन बातों को स्वीकार नहीं करते, बल्कि उन पर थोड़ा विचार करते हैं, उन पर थोड़ा सा अपने बुद्धि और विवेक का, जो जितनी भी हमारे पास बुद्धि और विवेक जागृत हुई है, उससे हम एक विचार करते हैं, चिंतन करते हैं कि सच क्या होगा, गलत क्या होगा, क्या यह तर्क संगत है या नहीं है, वैज्ञानिकता इसमें कुछ है नहीं है। इस तरह से एक विचार पैदा होता है। तो यह विचार भी सिर्फ विचार ही है, लेकिन कहीं न कहीं आपको रोकने को, आपको सोचने पर मजबूर कर देता है। इसलिए इसको चिंतनमयी प्रज्ञा कहते हैं। यह भी प्रज्ञा अभी वह प्रज्ञा नहीं है जो अपना अनुभव है।
तीसरी प्रज्ञा होती है भावनामयी प्रज्ञा। अपने विवेक की गहराइयों से, अपने जितनी भी बौद्धिक क्षमता है, तर्कगत क्षमता है, उन गहराइयों से हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को देखते हैं, उसका पूरा उपयोग करने की कोशिश करते हैं, अपने मन के स्वभाव को देखते हैं और मन के स्वभाव के अनुसार जो भी हमारी आदतें हैं, जो भी हमें उस मन से परेशानियां पैदा होती हैं, हमारे अंदर क्रोध ज्यादा है, हम उस क्रोध को देख पाते हैं कि ये क्या हो रहा है, हम मेरे अंदर इतना क्रोध, इतनी छोटी बातों पर इतना गुस्सा, या इसी तरीके से राग रंग को अपने देख पाते। यानी अब हम अपने अंदर, अपने मन के अंदर जो हमारा अवचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड है, उसमें क्या चलता है और किस तरह से वह चेतन मन में कॉन्शियस माइंड पर आता है और किस तरह से वह वर्क हो जाता है, किस तरह से वो एक्शन में आ जाता है, कर्म का रूप लेता है, किस तरह से वो विचारों में घूम रहा होता है, इसको अब हम देख रहे होते हैं। यानी अब हमारे अंदर आत्म मंथन शुरू हो गया। एक अगर सही शब्द का इस्तेमाल हम करें तो वह है आत्म मंथन। तो भावनामयी प्रज्ञा में क्या होता है, हम अपना आत्म मंथन करना शुरू कर देते हैं। हालांकि अभी भी यह हमारी कठोर साधना और हमारा अपना अनुभव नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अब हमें गहरे चिंतन में हम जा चुके हैं। अब हम आत्म मंथन करने लगे हैं। अब हमारा जीवन निश्चित ही बदलने वाला है। अब हम साधना के लिए प्रयास करेंगे। अब हम अपने हाथ पांव मारेंगे। अब हम ध्यान की तरफ बढ़ेंगे। अब हम खोज करेंगे। यहां से खोज शुरू होती है। भावनामयी प्रज्ञा जब विकसित होने लगती है तब मनुष्य खोज करता है। तभी तो बुद्ध ने कहा, तुम्हें ही किच्चम आतप्पम अख तारो तथागता, यानी तपना तो तुम्हें ही पड़ेगा। तथागत यानी बुद्ध पुरुष, यानी सम्यक संबुद्ध, यानी गुरु सतगुरु तो मार्ग दिखाते हैं। वह आपके लिए मेहनत नहीं कर सकते, मेहनत तो हमें स्वयं करनी होती है। तभी बुद्ध ने यह वचन कहे थे, तुम्हें ही किच्चम आतप्पम अख तारो तथागता, तपना तो हर मनुष्य को स्वयं ही पड़ेगा। तथागत तो मार्ग दिखाते हैं। इसलिए जब भावनामयी प्रज्ञा का जन्म होता है तो उसके बाद मनुष्य के अंदर एक छटपटाहट जगती है। अब उसको खोज करनी है। अब वह खोज पर निकलता है। जब वह खोज पर निकलता है तो तब बुद्ध ने जैसे खोज शुरू करी थी, तो उस समय बुद्ध को क्या हुआ था, जब बुद्ध राजकुमार थे और सांसारिक भोगों में के प्रति विरक्ति और भावना, गहरी जड़ें उनके अंदर जमा चुकी थी, जब वह विरक्त होने लगे संसार से, यानी भावनामयी प्रज्ञा का विकास हुआ, तो जब वह एक बार जंगल में शांति के लिए एकांत में विचर रहे थे, उस समय उनको एक तापस मिला था, यानी एक तपस्वी मिला था। और उस तपस्वी से उन्होंने सवाल किया था कि आप कौन हैं, आप इस वन में क्या कर रहे हैं, आप अपने बारे में कुछ बताइए, अपना परिचय दीजिए। तब उस तपस्वी ने कहा था, चूंकि संसार का विनाश निश्चित है, इसलिए मैं मुक्ति की खोज में हूं। वह परम आनंद की अवस्था है जो विनाश से परे है। मेरे लिए सगे संबंधी और अजनबी सब एक जैसे हैं, और इंद्रिय भोगों से मुझे न कोई लगाव है और न ही मैं इनसे घृणा करता हूं। मैं जिस स्थान पर भी होता हूं वहीं रह लेता हूं, फिर चाहे वो वृक्ष की छाया हो, कोई वीरान स्थान हो, पहाड़ों पर हो या जंगल में। मेरी कोई निजी संपत्ति नहीं है, नहीं मेरी कोई आशाएं हैं। परम लक्ष्य की प्राप्ति में दृढ़ संकल्प होकर मैं भ्रमण करता रहता हूं, और जो भी भिक्षा मिलती है उसे ग्रहण कर लेता हूं। उस समय राजकुमार सिद्धार्थ गौतम को, यानी जो भविष्य में बुद्ध बने,
उनको एक संकेत मिला था कि स्थायी आनंद की खोज करनी पड़ेगी, यानी मुझे भी अब खोज करनी पड़ेगी। मुझे भी वैराग्य की तरफ, इस वैराग्य को से अब मुझे उस साधना पथ पर उतरना होगा। तो यहीं से उनके अंदर भावनामयी प्रज्ञा का जन्म हुआ और यहीं से उनके अंदर चिंतनमयी प्रज्ञा और श्रुतमयी प्रज्ञा, यह तीनों ही यहीं से पैदा हुई हैं। श्रुतमयी यानी उन्होंने सुना, चिंतनमयी प्रज्ञा यानी उनके अंदर एक गहरा चिंतन हुआ, और भावनामयी प्रज्ञा, वह गहरा चिंतन उनके अंदर, उनके सबकॉन्शियस मन में यानी अवचेतन मन में घर कर गया। अब वो विचार वहां घूमने लगे कि मुझे अब घर से निकलना होगा, अब मुझे खोज पर निकलना होगा। यहीं से बुद्ध ने अपनी खोज शुरू करी थी। उस तपस्वी के मिलने के बाद एक गहरी भावनामयी प्रज्ञा का विकास हुआ, और वही भावनामयी प्रज्ञा उनको आगे ले गई। और तब उनके अंदर दृढ़ संकल्प यानी प्रज्ञा का दूसरा भाग, सम्यक दृष्टि के बाद सम्यक संकल्प पैदा होता है, तो वह सम्यक संकल्प उनके अंदर पैदा हुआ। और जब सम्यक संकल्प पैदा हुआ तो उन्होंने जब घर छोड़ा है, और उसके बाद जब घर छोड़ने के पहले जब उन्होंने अपने पिता से परमिशन लेनी चाहिए कि मुझे आप आज्ञा दें, मैं चाहता हूं कि मैं इस घर को छोड़ना चाहता हूं, राजमहल को छोड़ना चाहता हूं, और त्याग का विचार उनके अंदर आया। और उन्होंने यह बात जब राजा से कही, यानी अपने पिता से, और पिता ने उनको जब रोकना चाहा तो उन्होंने बड़ी नम्रता से और दृढ़तापूर्वक, दृढ़ संकल्प से अपने पिता से क्या कहा? जो व्यक्ति अपने आप को बचाने के लिए जलते हुए मकान से बाहर निकलना चाहता है, उसे वहां रोके रखना उचित नहीं है। यह राजकुमार गौतम अपने पिता से कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने आप को बचाने के लिए जलते हुए मकान से बाहर निकलना चाहता है, उसे वहां रोके रहना उचित नहीं है। यह देखते हुए कि प्रियजनों से बिछुड़ना इस संसार का एक अटल नियम है, क्या यह उचित नहीं कि मैं धर्म के खातिर खुद ही अपने प्रियजनों का साथ छोड़ दूं? क्या मृत्यु मुझे असहाय अवस्था में सबसे अलग नहीं कर देगी और मुझे निराश छोड़कर अपना लक्ष्य प्राप्ति किए बिना ही यहां से जाना नहीं पड़ेगा? यह बुद्ध के वचन हैं जब उन्होंने गृह त्याग करने से पहले अपने पिता से परमिशन लेनी चाहिए थी। यहां से दृढ़ संकल्प उनका दिखाई देता है कि कितना गहरा दृढ़ संकल्प उनके अंदर है कि वह अपने पिता से यह बात कह रहे हैं। और उसके बाद वह दृढ़ संकल्प उन्होंने फिर दोहराया है उस समय जब वो घर से निकल गए और एक अपनी सीमा को पार करने के बाद सड़क के किनारे पर खड़े हैं। तब उन्होंने यह घोषणा करी कि सूरज धरती पर उतर सकता है, हिमालय पर्वत की श्रृंखलाएं अपनी स्थिरता को खो सकती हैं, परंतु मैं एक गृहस्थ के रूप में, जिसे सत्य का ज्ञान नहीं है और जिसकी इंद्रियां केवल संसारी वस्तुओं की ओर लगी हुई हैं, अपने परिवार में वापस नहीं लौटूंगा। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के बिना घर वापस लौटने से अच्छा होगा कि मैं जलती हुई आग में प्रवेश कर जाऊं। यह बात बुद्ध ने यानी राजकुमार सिद्धार्थ गौतम ने जब घर छोड़ा, उसके बाद जब एक संदेशवाहक, एक खोजी को उनके पिता ने भेजा था और वह राजकुमार सिद्धार्थ गौतम को मिला सीमाओं से बाहर, राज्य की सीमाओं से बाहर। उस समय जब उसने रोकना चाहा, तब उन्होंने यह बात उस खोजी से कही थी कि सूरज धरती पर उतर सकता है,
हिमालयी पर्वत की श्रृंखलाएं अपनी स्थिरता खो सकती हैं, परंतु मैं एक गृहस्थ के रूप में, जिसे सत्य का ज्ञान नहीं और जिसकी इंद्रियां केवल संसारी वस्तुओं की ओर लगी हैं, अपने परिवार में वापस नहीं लौटूंगा। यह दृढ़ संकल्प जब इतना गहरा हो जाता है तो यह खबर है कि प्रज्ञा खुलने लगी है। सम्यक दृष्टि के बाद सम्यक संकल्प जगा है और यह सम्यक संकल्प ही बुद्ध को, राजकुमार गौतम को बुद्ध की तरफ ले गया है। इतना दृढ़ संकल्प चाहिए। तो आज हमने सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प पर, प्रज्ञा के तीनों भागों पर कि प्रज्ञा कितने प्रकार की होती है, इस पर अच्छे से विचार किया है। और आगे आने वाले पार्ट में फिर हम द 10 परफेक्शंस के अगली पारमिता को जारी करेंगे।